पेपर के जो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन में है आपके व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पीपीएच का मेन रीज़न क्या है? ऑप्शन में था आपका अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, सब इन्वोल्यूशन, प्रेसिपिटेट लेबर और परपीरियल सेप्सिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे कॉमन रीज़न होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे पहली चीज़ कि पीपीएच है क्या। तो पीपीएच का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी होने के बाद विद इन 24 आवर के 500 ml तक है जो ब्लड लॉस होना। क्या है? ब्लड लॉस होना। अब लेकिन यहाँ पर एज पर जो गाइडलाइन है, अभी जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग भी आप याद रखें। तो ये यहाँ पे है कि आपका ओनली 500 ml ब्लड, मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर होता है। बट इन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 300 ml ब्लड लॉस एंड अनस्टेबल हैं जो वाइटल साइन, ये दो चीज़ें याद रखें आप। एग्ज़ाम में यदि आपको आता है, मैंने कई बार बताया भी हुआ है, पीपीएच की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पहले था मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होना, अभी भी है, बट इन द न्यू गाइडलाइन में कहा है कि 300 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस, लेकिन साथ में जो वाइटल साइन है लाइक यहाँ पे पल्स है, बीपी है, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तब भी पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। और पीपीएच की जो न्यू गाइडलाइन है वो मैंने आपको बताई भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस पेपर में हमारा, तो यहाँ पे देखिए पीपीएच का मेन कारण क्या होगा। सबसे पहला रीज़न होता है पीपीएच का जो यूट्राइन मसल्स हैं वो अपनी टोन है जो खो दें। टोन खोने का मतलब है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आना बंद हो जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो उसको कंसीडर किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। और यदि पीपीएच को मैनेज नहीं किया जाता है तो माँ को शॉक, सबसे पहले क्या होगा, ब्लड लॉस के कारण शॉक, आफ्टर दैट माँ कोमा एंड डेथ भी हो सकती है। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस है जो आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होगी, यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट होती है। क्या है? नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यहाँ पे यूट्रस है जो रिवर्ट होगी। बट यहाँ पर यूट्रस है जो रिवर्ट नहीं हो पा रही आफ्टर डिलीवरी, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या हो रही है, यूट्रस बैक हो रही है, रिवर्ट हो रही है, इसको कहा जाता है हमारा क्या, इन्वोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये यूट्रस क्या हो जाए, फेल हो जाए, यूट्रस क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाई, तो वो सब इन्वोल्यूशन है। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में है आपका प्रेसिपिटेट लेबर। जब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है, जो क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज है लेबर की, जिनका कंबाइंड ड्यूरेशन क्या हो जाए, लेस देन 2 आवर तक हो जाए, मतलब पहली और दूसरी स्टेज है जो कैसी हो जाए, 2 घंटे के अंदर ही लेबर पेन आए, इमीडिएट है जो लेबर पेन आए, इनिशिएट जो सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ, बेबी बाहर आ गया, पूरी प्रोसेस हो गई लेबर की विद इन 2 घंटे में, तो वो होती है प्रेसिपिटेट लेबर। और इस तरीके की लेबर में यूट्रस रप्चर होने के चांसेस भी है जो होते हैं, यूट्रस है जो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, बट इन सम केस है जो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। तो प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब है जब कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज लेस देन द 2 आवर। और परपीरियल सेप्सिस का मतलब होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो 42 दिन और 6 वीक का जो ड्यूरेशन होता है, क्या है, 6 वीक और 42 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, इसको 1.5 महीने भी आप कह सकते हैं, जब आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद से काउंट होता है 6 हफ्ते तक का और 42 दिन का समय। लेकिन इस दौरान यदि किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, फीवर हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहलाएगा आपका परपीरियल सेप्सिस में कंसीडर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, पीपीएच क्या है, तो मोर देन 500 ml तक यदि ब्लड लॉस हो जाए तो पीपीएच है, लेकिन इन द न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम कहें तो 300 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस प्लस अनस्टेबल वाइटल साइन। अब तीसरा यहाँ पे आपका बनता है फर्स्ट रीज़न क्या होगा, तो अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का सबसे कॉमन रीज़न, पीपीएच का सबसे कॉमन रीज़न होगा फर्स्ट अटोनिसिटी। दूसरा आप यहाँ पे याद रखिए, दूसरा एक और होता है जिसके अकॉर्डिंग प्लेसेंटा क्या रह जाए, यदि अंदर ही रह जाए, इसको आप रिटेंड प्लेसेंटा कह सकते हैं।
रिटेंड प्लेसेंटा क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड कॉज हो सकता है पीपीएच का। ये चीज हमेशा याद रखें। यदि फर्स्ट प्राइमरी रीजन पूछते हैं तो फर्स्ट होगा टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस, और दूसरा पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब होगा कि बेबी बाहर आ गया बट 30 मिनट तक हो गए बट प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, तो वो कहलाता है रिटेंड प्लेसेंटा। इन समहाउ यदि प्लेसेंटा बाहर भी आ गया बट कुछ पार्ट्स अंदर रह गए तो वो भी रिटेंड प्लेसेंटा में कंसीडर होगा, और वो भी एक कारण बनेगा पीपीएच होने का। पीपीएच की 2 कैटेगरी होती हैं पोस्टपार्टम हेमरेज की, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में विद इन डिलीवरी के 24 आवर के अंदर यदि जो ब्लीडिंग हो जाए 500 ml से ज़्यादा है, 300 ml प्लस अनस्टेबल वाइटल साइन, वो हो गया। सेकेंडरी का यदि हम बात करें तो सेकेंडरी का जो रीज़न हो सकता है वो रिटेंड प्लेसेंटा हो सकता है, टॉनिसिटी भी हो सकता है, बट यहाँ पर 24 घंटे से लेके 42 दिनों के होने तक भी यदि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो वो कंसीडर होगा। यदि हम बात करते हैं इंडिया में जो एमएमआर है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, ब्लीडिंग। फर्स्ट होता है ब्लीडिंग, फिर आपका आता है इन्फेक्शन एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे आप याद रखिए, भारत में एमएमआर का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का सबसे कॉमन रीज़न होता है ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग भी यदि हम कंसीडर करते हैं तो वो पीपीएच वाली ही होगी, पोस्टपार्टम हेमरेज वाली। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब यही होगा कि कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के यदि 42 दिनों तक माँ की डेथ हो जाती है तो वो एमएमआर में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की डेली कितनी ज़रूरत होती है? 400 म्यूजी पर डे, 800 म्यूजी पर डे, 1000 म्यूजी पर डे और 2000 म्यूजी पर डे। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड ज़रूरी ही क्यों है? आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए। तो कंसीव करने से लेके ही शुरुआती 3 महीने तक, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपको ज़रूरी है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हेल्प करता है किसमें? न्यू सेल्स को बनाने में, न्यू सेल्स के डेवलपमेंट में। क्लियर? अब जब आफ्टर कंसीव करने के बाद सबसे पहले बनती है क्या? न्यूरल ट्यूब, और जो न्यूरल ट्यूब है उसके डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, तो वो देना पड़ता है एटलीस्ट 400 म्यूजी पर डे। यहाँ पर इसका अमाउंट है कितना? 400 म्यूजी पर डे। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड नहीं दिया तो क्या हो सकता है? फॉलिक एसिड की कमी से हो सकता है बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो एग्जाम में बहुत आता है, किसकी कमी से हो सकता है? फॉलिक एसिड की। तो कंसीव करना चाह रहे हैं जो भी कपल, या कंसीव किया है तो इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल हो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्लिनिक पे जाएं, हॉस्पिटल पे जाएं, तो फॉलिक एसिड डॉक्टर आपको इनिशिएट है जो करेगा, स्टार्ट करेगा। रीज़न यही जो मैंने आपको कहा कि फॉलिक एसिड होने वाले बच्चे को जो गर्भ में पल रहा एम्ब्रियो है शुरुआती स्टेज में, उसमें न्यूरल ट्यूब सबसे पहले बनती है, और उसी न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी है। तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं फॉलिक एसिड लेके होने वाले बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से।